क्या हाल है साथियों, मैं हूं विकास तोमर, आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं 8 अप्रैल का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है फ्री वाला, इस पे सारी नोटिफिकेशन सारी चीज़ें आपको वहाँ पे दी जाती हैं। वो है ये, इसको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पेड ग्रुप चल रहे हैं यूपी पीसीएस और यूपीएससी के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग 9650347272 पे हमसे बात कर सकते हैं। आज के जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, यूपीएससी, यूपीपीएससी, पीपीएससी और द स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन में, वो हैं ये सारे, जिनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से। देखो, पहला जो है टॉपिक वो है जनरल स्टडीज़ पेपर 2, हेल्थ इशू संबंधित। कोरोना का जो है एक नया जो है वेरिएंट आ गया है, इसका नाम है XEZ, ऐसे बोल सकते हैं, XE बोलेंगे। और ये ऐसा नहीं कि अभी आया है, ये जो है जनवरी में यूनाइटेड किंगडम में देखा गया था। भारत में पहला केस जो है मुंबई मिला है। ठीक, 50 साल की एक महिला है जिनको जो साउथ अफ्रीका गई हुई थी। ठीक, अब जो ये वेरिएंट है ये ओमिक्रॉन का ही एक जो है सब वेरिएंट है। कोरोना का जो ये वेरिएंट है, म्यूटेशन जिसमें उत्परिवर्तन हुआ है, ये ओमिक्रॉन जो एक वेरिएंट था उसी का सब वेरिएंट है। ठीक, तो ये उप संस्करण है और ये ऐसा है कि ये रिकॉम्बिनेंट है। अब ओमिक्रॉन के जो है कई सारे आपके जो है वो हैं, क्या कहते हैं, BA.1, BA.2, ठीक, और BA.3। ठीक, ये कम पाया जाता है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन है ये XE। ऐसे अगर मैं डायग्राम बना के आपको बताऊं तो नया जो है ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है। इसके 3 सब वेरिएंट हैं, उन 2 सब वेरिएंट जो है BA.1 और BA.2, इन दोनों का रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट है XE। ठीक, उत्परिवर्तन होने के बाद बना है। और ओमिक्रॉन आपको पता था, थर्ड वेव ऑफ जो कोरोना आई थी उसमें सबसे ज़्यादा उस वहीं का था। अब इसमें जो है आपका ज़्यादातर ये रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट जो होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही अनकॉमन है, बहुत कॉमन है। मैंने आप लोगों को पहले से पढ़ाता चला आया हूँ, आपको फिर से बता देता हूँ। जो ये कोरोना वायरस है ये RNA बेस्ड है। और सिंपल सी चीज़ें समझना जरूरी है कि RNA बेस्ड जो वायरस होता है, जब वो अपनी कॉपी बनाता है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई होने के लिए, तो उसको ये चेक करना नहीं आता है, आसान भाषा में समझिए, कि कॉपी जो बन रही है बिल्कुल सेम टू सेम बन रही है कि जो है कुछ भी बन जा रही है। तो वो ये चेक नहीं करता। DNA बेस्ड होता अगर तो बात अलग थी, वो फिर चेक करता कि ये जिस शेप का था बिल्कुल वैसा ही हो, कोई इसमें जो स्ट्रक्चर है, जेनेटिक स्ट्रक्चर, वो चेंज ना हो। लेकिन RNA बेस्ड नहीं चेक करता ये। और जब नहीं चेक करेगा तो भाई साहब, जैसा जो है वायरस अपने आप को अनुकूल बनाने के लिए, अडाप्ट करने के लिए, जैसे भी वो अपने आप को चेंज करता जाता है, उत्परिवर्तन होता रहता है। ठीक, तो ये चेंज होते रहेंगे, ये वायरस जो है म्यूटेशन ऐसा करता रहेगा। बस हम लोग को ये इंश्योर करना है कि जो वैक्सीन हम लोग बनाएं, जो लगाएं, वो चाहे उत्परिवर्तन हो भी जाए तब भी उनके ऊपर प्रभावशाली रहे। इस चीज़ पे हमें फोकस करना है। ठीक, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर बताई गई। जनरल स्टडीज पेपर 1, आर्ट एंड कल्चर संबंधित। देखिए, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि ओडिशा ने एक जो है ऑर्डिनेंस लेके आया है। अब देखो, सरकार, केंद्र सरकार अगर ऑर्डिनेंस, मतलब कि आपका जो है प्रेसिडेंट जब ऑर्डिनेंस लाते हैं तो किस आर्टिकल के अंतर्गत लाते हैं? 123। वहीं अगर गवर्नर, ठीक है ना, स्टेट, राज्य में अगर ऑर्डिनेंस आता है तो वो आता है 213 के अंतर्गत। ओडिशा ने एक ऑर्डिनेंस लेके आया था जिसमें इसने कहा था कि लिंगराज टेम्पल जो है, ठीक है ना, 11 सेंचुरी का लिंगराज टेम्पल, इसमें जो भी रिचुअल्स होते हैं, उनके आसपास जो भी आर्ट टेम्पल है, उनका पूरा प्रशासन जो है वो कैसे होना चाहिए। फिर उसमें एक एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा जो सारी चीज़ें डे टू डे वर्किंग देखेगा। इसके लिए एक ऑर्डिनेंस लेके आए थे। ठीक, ये मैंने आप लोग को पढ़ाया भी था करंट अफेयर में पीछे। ठीक, आप लोग जाके हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके सर्च भी कर सकते हो, आपको मिल जाएगा वहाँ पर। अब लेकिन यहाँ पर एक नई जो अपडेशन है वो ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने ऐसा कहा है कि ओडिशा के पास ये लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस, यानी कि विधायी क्षमता नहीं है कि वो इस तरीके का ऑर्डिनेंस ला सके। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि ऑलरेडी जो है केंद्र का एक जो है लॉ है, पार्लियामेंट का लॉ है, जिसका नाम है AMASR, या फिर एंशियंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। उसके जो रूल्स हैं वो रूल्स से कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है ये वाला ऑर्डिनेंस लिंगराज ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा जो लाया गया है। तो इसलिए जो है लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं, ऑलरेडी है। और आपको पता है, अगर कोई पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बनाया गया, कोई स्टेट लेजिस्लेटिव के द्वारा लॉ बनाया गया है, तो पार्लियामेंट का लॉ जो है वो जीतता है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर है। खैर, हम लोग आर्ट एंड कल्चर के लिहाज से क्या इसमें चीज़ें और देख लेंगे कि ये लार्जेस्ट भुवनेश्वर, ये टेम्पल जो है लिंगराज टेम्पल,
लार्जेस्ट है भुवनेश्वर में। और इसको कंस्ट्रक्ट जो है चालू किसने किया था? किंग जजाति केसरी आपका 10वीं सेंचुरी में, लेकिन कंप्लीट किया था किंग लाला तेंदु केसरी ने। ये जरूर ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, प्लीज को याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें जो है उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक कमरा क्षेत्र करके 2019 में एक डेवलपमेंट प्लान भी चालू किया था, जो भी टेम्पल हैं भुवनेश्वर में और उनके आसपास के एरिया में। लिंगराज टेम्पल ऑर्डिनेंस जो अभी 2020 वाला जिससे रिलेटेड हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें ये था कि जो भी रिचुअल्स हैं और जो भी टेम्पल एक्टिविटी वो सब जो है इसको एक एडमिनिस्ट्रेटर बनेगा जो उसको चेक करेगा, एक कमेटी बनाई जाएगी, लुक आफ्टर करेगी। तो अभी तो फिलहाल इस जो है मतलब इसको केंद्र ने जो है कॉन्फ्लिक्ट करके बता दिया है, तो मेरे ख्याल से ये खारिज ही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, आपको पता है कि पुरी में जगन्नाथ टेम्पल भी है, जो कि 4 धाम जो भारत में है उनमें से एक है, ठीक। 4 धाम जो है भारत में उनमें से एक है। तो पुरी वाला ये हो गया, आप लोग को बताना है 3 बाकी धाम कौन कौन से हैं, मैप करके ऐसे बताएंगे तो अच्छा है, या फिर आप लिख के बता सकते हैं नॉर्थ में कौन सा है, ठीक। ईस्ट वाला तो बता ही दिया, पुरी जगन्नाथ टेम्पल, ये लिंगराज टेम्पल का है। देखिए आर्ट एंड कल्चर की जो बुक है 11th क्लास की एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, उसी को पढ़ लीजिए। उसके आखिरी में ग्लॉसरी दे रखी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है आर्ट एंड कल्चर के लिए आपको सीसीआरटी की जो वेबसाइट है उसमें परफॉर्मिंग आर्ट करके जो है सेक्शन है, बस इससे ज़्यादा और कुछ कोई भी बुक और करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही करना है, ठीक। बेसिक जो मोस्ट रिलेवेंट है उन्हीं को करना है। बाकी प्राइवेट कोई भी बुक से जो है प्रायोजित नहीं होता है यूपीएससी सिर्फ वही सोर्सेज को चूज करता है जो पूरे पैन इंडिया लेवल पे सबके पास हो। तो जो सोर्सेज मैंने बताए बस वही है, उन्हीं को ही करना है, एनसीईआरटी और ऑफिशियल वेबसाइट्स। जनरल स्टडीज पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस से संबंधित अगला टॉपिक है वो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स। अब देखो क्या है, इलेक्टोरल बॉन्ड पे काफ़ी चर्चा होती रही है, क्या है क्या नहीं है, कई लोगों ने याचिका भी डाली हुई है इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित। ये आपका 2018 में आया था, ठीक, इतना ध्यान रखिएगा। तो अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं एनवी रमन्ना, उन्होंने कहा है कि पिटिशनर जो याचिका धारक है उनसे कहा है कि भैया सुनवाई होगी, डोंट वरी, चुनावी बॉन्ड जो है वो ऐसा नहीं है कि इस पर हम सुनवाई नहीं करेंगे। मेन अब मुद्दा ये है कि ये होता क्या क्या है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, कई बार आपने पढ़ा होगा लेकिन भूल जाते हैं तो कोई बात नहीं। इलेक्टोरल बॉन्ड, इसमें बॉन्ड जुड़ा हुआ है, लेकिन जैसे कि बाकी बॉन्ड्स होते हैं ना वैसा नहीं है, ये कोई प्रॉमिसरी नोट नहीं है कि एक जो है समय के बाद इतना पैसा हम आपको फेस वैल्यू का देंगे इतने ब्याज पे, वो सब कुछ नहीं है। ये खाली जो है एक किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा पॉलिटिकल पार्टी को जो है इलेक्टोरल फंडिंग करने के लिए एक जरिया है, एक टूल है, ठीक। ये टूल आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एसबीआई बैंक से, और इसके कुछ डिनोमिनेशन है, जैसे नोट होता है ना, 5 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का, 2000 रुपए का नोट, वैसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड के भी कुछ जो है डिनोमिनेशंस हैं। क्या क्या है? 1000 रुपए का मिलेगा या फिर इसके मल्टीपल में, ठीक। जो भी बताऊंगा वो संख्या और उसके मल्टीपल में मिल सकता है आपको। 10,000 या फिर उसके मल्टीपल, 1 लाख या फिर उसके मल्टीपल, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ तक का भी है, ठीक। एसबीआई की एथोराइज्ड ब्रांचेस पे ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि मान लीजिए जैसे जहां इलेक्शन चल रहा है तो वहां पे एसबीआई ने कुछ एथोराइज्ड ब्रांचेस बता दी, यूपी में चल रहा है तो लखनऊ की कुछ ब्रांचेस बता दी। ऐसा नहीं कि किसी भी आप एसबीआई की बस मतलब सारी ब्रांचेस में नहीं है, एथोराइज्ड ब्रांचेस ऑफ एसबीआई। तो ऑल अगर लिख के आए तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, बिल्कुल एसबीआई देख के उछलने मत लगिएगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना चाहिए, ठीक। तो ये है। अच्छा, अब जो डोनर है वो पैसा देगा तो वो कैश में नहीं दे सकता है। मान लीजिए उसको जो है 10 लाख रुपए खरीदना है तो वो कैश नहीं देगा, वो या तो चेक देगा या फिर डिजिटल मैकेनिज्म से देगा। तो मतलब एक तरीके से जो है मतलब ब्लैक मनी इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक। अभी एसबीआई के पास पैसा आ गया, अब एसबीआई जो है ये बताएगा पॉलिटिकल पार्टी को कि भाई साहब जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, बीजेपी तुम्हारे लिए आया है या फिर कांग्रेस तुम्हारे लिए आया है या फिर जो भी है पार्टी, तो अब पॉलिटिकल पार्टी के पास 15 दिन होंगे कि वो उसको एनकैश करा ले, ठीक है ना। और पॉलिटिकल पार्टी को ये नहीं पता चलेगा कि ये डोनर कौन था, ठीक। तो ये सारी तो बातें हो गई कि इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या, ठीक। लेकिन इसमें क्रिटिसिज्म, आलोचना ये होती है पॉलिटिकल पार्टी जो भी पावर में है, भाई वो तो एसबीआई को ये कह सकता है ना कि भैया बताओ, तुम बताओ हमें कि भैया कौन था जिसने, डोनर ने हमको पैसा दिया। चलो हमको दिया वो तो कोई बात नहीं, जिसने हमारे प्रतिद्वंदियों को दिया है उनकी पूरी लिस्ट निकालो, तो उनसे जो है फिर मतलब जो भी पावर में है पॉलिटिकल पार्टी वो इसका दुरुपयोग कर सकती है। ये इसका सबसे बड़ा आलोचना है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसमें हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताई।
नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 3, डिफेंस एंड सिक्योरिटी इश्यूज से संबंधित। कल हम लोगों ने पढ़ा था वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कि इसमें पहले से एक लॉ था भारत में 2005 वाला कि भैया जो है इसका मैन्युफैक्चरिंग होना है या फिर इसको ट्रांसफ़र करना है या फिर जो है एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना है, वो सब 2005 वाले में ऑलरेडी मना था वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। वैसे तो कोई इंटरनेशनली कोई भी इसकी जो है लीगल मतलब डेफिनेशन नहीं है, ऑथोरिटेटिव डेफिनेशन नहीं है, लेकिन ज़्यादातर न्यूक्लियर, केमिकल और बायोलॉजिकल यानी कि परमाणु, रासायनिक और जैविक हथियार, ये जो है WMD माने जाते हैं। ठीक, तो इन्होंने 2005 वाले में इंडिया ने जो है वो ये कह रखा था कि भाई साहब मैन्युफैक्चरिंग कोई बना नहीं सकता है, ट्रांसफर नहीं कर सकता, ये सब है। लेकिन अभी जो नया संशोधन लाया 2022 वाला, और ये अभी लोकसभा में सर्वसम्मति से पास हो गया है, पारित हो गया है। ठीक, ये करंट अफेयर है सिर्फ। लेकिन अब इसमें पारित ये किया गया कि अब भैया इसको कोई फंडिंग नहीं कर सकता, कोई फंडिंग करता तो ऐसे एसेट सब सीज कर लिए जाएंगे। ठीक, इंडिया ने जो केमिकल कन्वेंशन है भाई साहब, न्यूक्लियर से संबंधित कौन सा कन्वेंशन है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है। ठीक, और CTBT टेस्ट है, कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। इस आसान भाषा में समझिए, कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी का क्या मतलब है। मतलब ये है कि हवा में, आकाश में, आपका जमीन के अंदर, जमीन पर किसी भी तरीके से जो है टेस्ट पे बैन है न्यूक्लियर का। ठीक, कंप्रिहेंसिव इसीलिए शब्द जोड़ा गया। पहले जो है इसमें शायद कुछ ऐसा था कि जहाँ पे भी छूट थी वहाँ पे लोग कर लेते थे, तो इसलिए इसको कंप्रिहेंसिव करके कर दिया गया कि बिल्कुल ब्लैंकेट बैन इसके ऊपर हो जाए। दूसरा नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है आपका न्यूक्लियर संबंधित है। इसके अलावा जो है जिनेवा जो है आपका प्रोटोकॉल है 1925 वाला। ठीक, और केमिकल से संबंधित जो है आपका है 1972 में है शायद, एक सेकंड से बताता हूँ। हाँ, केमिकल से बायोलॉजिकल संबंधित जो है 1972 आया, मतलब BC आया हुआ इसमें, मतलब कि पहले 72 में आया बायोलॉजिकल वाला कन्वेंशन जिसमें बायोलॉजिकल वेपन्स को बैन किया गया, फिर 1992 में आया आपका केमिकल वेपन वाला, और जेनेवा प्रोटोकॉल पहले से ही है। तो ये जो दोनों है 92 और 72 वाले, इनको तो इंडिया ने रेटिफाई कर रखा है। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का हिस्सा अभी भारत नहीं है, ध्यान रखना। और इसीलिए भारत जो है जो है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का भी हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये कंडीशन रखी जाती है कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का जो हिस्सा नहीं है, मेंबर नहीं, वो नॉन न्यूक्लियर आपका सप्लायर ग्रुप का भी हिस्सा नहीं बन सकता। तो कई सारी जो है वैलिडेशन इंटेलेक्चुअल का मैं करके आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो और याद रहेगा एग्जाम में। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें हैं। और ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, और इसमें मतलब ये क्या था 5 वाले में कि मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसफर ऑफ वेपन, ये सब कुछ नहीं था। फंडिंग भी बैन कर दी गई है। और नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 2, हेल्थ इश्यूज। इससे संबंधित मैंने एक यूट्यूब पे शॉर्ट भी आप लोग को दिया था। वर्ल्ड हेल्थ डे जो होता है वो होता है 7 अप्रैल को हर साल। ठीक, हर साल होता है, 1950 से हो रहा है। पहली बार जो है 1948 में जो है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई थी, फिर उसके बाद जो है वर्ल्ड WHO बना, विश्व स्वास्थ्य संगठन बना आपका 1948 में। तो उसके फाउंडिंग की वजह से ही जो है 7 अप्रैल को हुई थी, तो इसलिए जो है मनाया जाता है। लेकिन पहली बार मनाया गया तो 1950 में, फाउंडिंग हुई तो उसी दिन से थोड़ा ना डे बनाने लगे। ठीक, तो बाद में आया अब जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर उन्होंने कहा है कि भाई साहब बहुत ही अच्छी गिरावट देखी गई है मातृत्व और जो है मातृ और जो है शिशु मृत्यु दर में, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में अच्छा जो है डिक्लाइन किया गया, अच्छी बात है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हम लोग जो है 2030 जो डेडलाइन है उससे पहले ही ये वाले गोल हम लोग अचीव कर लेंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। ठीक, और जो है 2022 की जो थीम है वो है आवर प्लैनेट आवर हेल्थ, OPOH, आवर प्लैनेट आवर हेल्थ। आपका वर्ल्ड हेल्थ डे क्या होता है, 7 अप्रैल को होता है। देखिए मैंने आप लोगों को बताया कि ये इंपॉर्टेंट डेज जो है इसमें इन्वायरमेंट वाले जो डेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी UKPSC वाले में भी आप लोगों ने, जिन लोगों ने पेपर दिया होगा उन लोग को मतलब देखा होगा उन्होंने, इन्वायरमेंट से संबंधित ही वहाँ पे इंपॉर्टेंट डे पूछा गया था। तो ऐसा नहीं, ये सब एनालिसिस है हम लोगों की, ये उसी पे मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये ऐसा नहीं है कि कुछ भी रैंडमली यहाँ पे बताया जा रहा, सिर्फ वही बताया जाएगा जो है, बिल्कुल ब्लैंकेट ये नहीं होता है कि सब कुछ जो है उठा के दे दिया और कह दिया कि देखो हमसे आया था, ऐसा नहीं है। जो बताया जा रहा है बिल्कुल स्पेसिफिक वहीं से आता है। ठीक, जनरल स्टडीज़ पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी संबंधित अगला टॉपिक है वो है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। देखो भारत में जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हम लोग जो है हमारे पास हैं अभी करीबन कितने हैं भाई, 22 शायद हैं हमारे पास, एक सेकेंड, हाँ 22 रिएक्टर हैं। यहाँ पे जो जितेंद्र सिंह जी हैं हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस, इन्होंने बताया कि 5 नई साइटों को हमने
इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया कि जहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगेंगे। ठीक, इसके अलावा इन्होंने बताया कि 10 स्वदेशी 700 मेगावाट प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर जो है बनाने का भी कंस्ट्रक्शन जो है चल रहा है। ठीक, 5 नई साइट 10 जो है PHWR रिएक्टर्स नए बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने बताया कि हमारा एम है 2031 तक, ये टारगेट वाला एक पेज अलग से बना रहे हो ना भाई, इंपॉर्टेंट है। 2031 तक एम है कि हम लोग करीबन 22,480 मेगावाट न्यूक्लियर पावर के थ्रू बनाएंगे एनर्जी। ठीक है, और अभी इस समय जो है कितना है हमारा एम, ये है। ठीक, एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे पहुँच जाएंगे, और एम टारगेट तो नहीं वैसे, मतलब एक्सपेक्टेड है। लेकिन अभी कितना है, 6780 है, 22 रिएक्टर चल रहे हैं। अभी रिसेंटली जो है जनवरी में कौन सा रिएक्टर जो है ग्रिड से जोड़ा गया है, वो है KAPP3 700 मेगावाट का है। KAPP3 कमेंट करके बताइए कहाँ का है। ठीक, कोकराझार है या क्या है, बताइए कौन सा है। 10 और रिएक्टर जो है जो कि 8000 मेगावाट को जोड़ेंगे, ये और स्टेजेस में है अलग अलग कंस्ट्रक्शन के। और अब भैया न्यूक्लियर पावर प्लांट तुम बना रहे हो तो न्यूक्लियर फ्यूल भी तो चाहिए होगा। तो न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स एक ऑलरेडी है हैदराबाद में, जहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूल का फैब्रिकेशन चालू किया जाता है कि जो भी यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, वो उसको जो है बनाकर न्यूक्लियर रिएक्टर में वहीं तो फ्यूल डाला जाएगा, तभी तो होगा। और ये सारे जो है हमारे अभी फिजन वाले हैं। ठीक है, फिजन यानी कि एक जो न्यूक्लियर वो टूटता है, अलग अलग एरिया जाता है। फ्यूजन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन कि अलग अलग जो है वो जो है न्यूक्लियर वाले एलिमेंट वो जुड़ते हैं, तो उससे जो एनर्जी निकलती है उसको कंट्रोल करके हम लोग एनर्जी का यूज़ करते हैं। ठीक, इसी तरीके से एक और न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स है, हैदराबाद में है, दूसरा कहाँ है, कोटा में आने वाला है, वहाँ पे भी हम फ्यूल बनाएंगे और फिर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है जनरल स्टडीज़ पेपर 3 इकोनॉमी संबंधित। देखिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ये सब क्या है भाई, मेन चीज़ मैं आप लोगों को मोटा मोटी बता देता हूँ कि कई सारी इकोनॉमीज़ हैं, कुछ चीज़ जो है हम बनाते हैं, दूसरी कुछ चीज़ें जो है दूसरी कंट्री बनाती है, तो हम लोग का एक कॉम्प्लीमेंट्री रहता है कि तुम भाई जो हमने बनाते वो दे दो, सस्ते में हमको मिल जाए तो अच्छी बात है, और जो तुम नहीं बनाते हो हम देते तुमको। ठीक, अब इसमें क्या है, एक इसमें क्या हो रहा है, मार्केट एक्सेस हो रही है। कंट्री बी जो है कंट्री ए के साथ में मार्केट इसको यहाँ पे अपने सामान लाने का मौका मिल रहा है। इसी के साथ साथ अब इसमें मार्केट एक्सेस मिल गया। ठीक, साथ ही साथ जो है इसमें ये भी होता है कि हम अपने कुछ फॉरेन एक्सचेंज भी हमें मिलता है। ठीक है ना, कि भाई साहब जैसे हम लोग इनसे कर रहे हैं, इनको कुछ सामान भेज रहे हैं, तो उनसे जो पेमेंट आ रही है वो हमको डॉलर में मिल जाएगी। जैसे तो कुछ हम अपना एग्रीमेंट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ट्रेड जो इंटरनेशनल लेवल पे होता है वो US डॉलर में होता है, तो डॉलर मिल जाए तो वो फॉरेक्स में हम लोग जो है रखते हैं। ठीक, अच्छा, फॉरेक्स रिजर्व कैसे इकट्ठा होता है, कैसे BOP क्या रोल करता है, इससे रिलेटेड एक जो कॉन्सेप्ट है बताइएगा तो मैं आप लोग को अलग से ग्रुप में बता दूंगा। ठीक, तो यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यही है कि भैया जो है टैरिफ कम करो, टैक्सेस जो ड्यूटीज़ लगती हैं उनको कम करो, और जो है जो ट्रेड है, व्यापार है, एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, वो जो है उसका लेवल बढ़ाया जाए। इससे क्या होता है, जब इकोनॉमिकली इंटीग्रेशन बढ़ता है ना कंट्रीज़ के बीच में, तो बाकी चीज़ें जो है वो भी जुड़ती चली जाती हैं। ठीक है ना, अगर मान लीजिए हमारी किसी कंट्री से अच्छे जो है इकोनॉमिकली बहुत अच्छा ट्रेड हो रहा है, मतलब बैलेंस भी ट्रेड होना चाहिए, जैसे इंडिया चाइना का वो बैलेंस नहीं है। चाइना जो है एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है, हम लोग एक्सपोर्ट कम करते हैं चाइना को, तो वो सस्टेनेबल नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा ट्रेड एग्रीमेंट हो जिसमें जो है दोनों लोग, जैसे मान लीजिए $100 बिलियन का है ट्रेड दोनों के बीच में, तो 50-50 दोनों लोग कर रहे हो या 50-55 चल रहा हो, ऐसा कर रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे इंडिया और चाइना के बीच में वो गड़बड़ है, उसमें ट्रेड सरप्लस उनका बहुत ज़्यादा है, चाइना का हमारा बहुत कम है। ठीक, साथ ही साथ इसमें नेगेटिव लिस्ट भी होती है। मैं कॉन्सेप्ट सारे बता दे रहा हूँ आपको। नेगेटिव लिस्ट ये होती है कि इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में किसी भी कंट्री से हम जिससे कर रहे हैं उसमें कुछ ऐसे गुड्स सर्विसेज होंगे जो नहीं जोड़े जाएंगे। ठीक, तो उसको नेगेटिव लिस्ट बोल देते हैं। तो ये कुछ बैकग्राउंड नॉलेज थी इसमें। चलिए अब देख लेते हैं कि भारत, अभी जो मिनिस्टर है हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वाले, उन्होंने लोकसभा में बताया कि भारत ने अभी तक 13 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करे हैं और 6 जो है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं। ठीक, ये थोड़ा सा मतलब एक धीरे धीरे लेवल होता है, जैसे पहली कक्षा के बाद में दूसरी कक्षा, फिर तीसरी, चौथी पर ऐसे पढ़ते हो ना, वैसे पहले आता है प्रेफरेंशियल, कुछ चीज़ों में प्रेफरेंस देंगे। ठीक, फिर धीरे धीरे जो है बढ़ता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। वैसे तो इकोनॉमिक कस्टम की तरफ सबसे ऊपर होता है इकोनॉमिक मार्केट, जैसे ये है प्रेफरेंशियल ट्रेड, फिर फ्री ट्रेड हो गया, फिर कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो गया, कस्टम यूनियन, जैसे यूरोपियन यूनियन है ना, मतलब उनकी जो ट्रेड के वो है, उनकी एक अलग ही एक मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस कॉमन हो जाते हैं। ठीक, फिर कॉमन मार्केट हो गया, ठीक है, फिर इकोनॉमिक मार्केट सबसे ऊपर होता है। खैर,
यहाँ पर जो न्यूज़ है, जो करंट अफेयर है, वो ये हमें ध्यान रखना है कि 13 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने अभी तक अलग अलग कंट्री के साथ में किए हैं, जिनमें से पिछले 5 सालों में 3 जो हमने किए हैं वो किसके साथ किए हैं? अभी लेटेस्ट ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है, उससे पहले यूएई और उससे पहले मॉरिशस। ठीक, 13 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और 6 जो है पीटीए है, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। अब क्वेश्चन में क्या करेगा, वहां पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पूछेगा कि बताइए इनमें से कौन सा नहीं है, और एक जो उठा के प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट का डाल देगा। ठीक, तो इस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है, ताकि आपको जो है मतलब ये चीज़ें आपको समझना भी जरूरी पड़ते समय, ताकि आप लोग पहले से तैयार हो। ठीक, तो पहले मैं आपको क्या बताऊंगा, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, क्योंकि 13 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से ज़्यादा अच्छा है कि आप इसको पहले रट लो। तो उसमें कंट्री अगर देखो तो अफगानिस्तान और चिली हैं, जिनके साथ हमने प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट कर रखा है। बाकी सब ग्रुप्स हैं। मर्कोसुर, ये साउथ अमेरिका में एक ग्रुप है। ठीक, आपका सार्क, आपको पता ही है, ये जो पाकिस्तान के साथ वाला था, BBIN मैप्स करके। ठीक है, BBIN क्या है, सार्क कंट्रीज क्या है, ये ट्रिक याद है ना, BBIN मैप्स, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, ठीक है, और ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, और ये क्या होगा, ये बताइए मालदीव्स है कि म्यांमार है। ठीक है, तो ये हो गया। और आपका एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट, ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड प्रेफरेंसेस, तो 2 कंट्री ने, अफगानिस्तान और चिली, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट पे। अब देख लेते हैं 13 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कौन कौन से हैं। श्रीलंका के साथ है नेपाल, भूटान, थाईलैंड, सिंगापुर, एशियान कंट्री, ये जो ग्रुप है 10 कंट्रियों का। ठीक है ना, CLMVT याद है कि नहीं, CLMVT। और उसके बाद जो है इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनई, ठीक है ना, ब्रुनई हो गया, सिंगापुर हो गया, और फिलीपींस। ठीक है, और CLMVT तो मतलब याद ही होगा आपको, इसमें कंबोडिया, लाओस, ठीक, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड। ठीक, तो ये आप चलिए साथिया रिवीजन कराता चल रहा हूँ आपका। साउथ कोरिया, जापान, मलेशिया, मॉरिशस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया। ठीक, ये अभी इधर सीक्वेंस में आप देख लेना, ऑस्ट्रेलिया लेटेस्ट है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया का पूछा सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 1, आर्टिकल्चर लिटरेचर संबंधित एक अवार्ड दिया गया है, ओ हेनरी अवार्ड। ठीक, ये कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं आप लोगों को नोट्स कैसे बनाना चाहिए वो आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। देखिए, अमर मित्रा जी जो हैं, इनको मिला ये। ठीक, इन्होंने एक शॉर्ट स्टोरी लिखी थी, ओ हेनरी अवार्ड का नाम है, ओ हेनरी अवार्ड। ये शॉर्ट स्टोरी के लिए दिया जाता है। 1977 में गोआन बोरो करके एक इन्होंने शॉर्ट स्टोरी लिखी थी, अमर मित्रा जी ने। इसके लिए इनको ओ हेनरी अवार्ड अभी मिला है, हर साल दिया जाता है। अमेरिकन ये मतलब अवार्ड है, 1919 में दिया से चालू हुआ था। ठीक, सिंपल सा बस इतनी चीज़ें आपको लिखनी है। अब इन्होंने कई सारी चीज़ें और भी दे रखी हैं कि और कौन, विलियम फॉकनर, सॉल बेलो, इन सबको मिल चुका है। नहीं चाहिए हमें अमर मित्रा जी का नाम याद रखना है। शॉर्ट स्टोरी के लिए दिया जाता है, ओ हेनरी अमेरिकन अवार्ड है, और ये गुआन बुरो जिसके लिए इनको जो है ये अवार्ड मिला। बस अगला टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 3, इकोनॉमी संबंधित। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो है, हमारे जो मिनिस्टर उन्होंने अभी ये बताया है, ये डेटा यहाँ से प्रोविजनल फिगर्स जो दी गई थी DGCIS के द्वारा, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स, की एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट अभी तक का हाईएस्ट हो गया है। ठीक, मरीन भी इसमें जोड़ लोगे आप, मतलब कि जो श्राइम्प और जो फिशरीज वाली चीज़ें होती हैं, वो वाले प्रोडक्ट को मिलाकर $50 बिलियन मार्क को हमने क्रॉस कर लिया। ये आज तक का सबसे हाईएस्ट है। ठीक, 19 करीबन जो है 20% की जो है बढ़त मिली है, और लगातार 2 साल में जो है ये काफ़ी अच्छा अचीवमेंट मिला है। और इसमें ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी का, देखो अब यहाँ पे वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी का जो विजन था, इम्प्रूविंग फार्मर्स इनकम, पहले ये क्या बोला था, डबलिंग फार्मर इनकम्स, तो और वो बोला था कि 2022 के, अब 2022 तो चल रहा है, तो अब ये चेंज करना पड़ेगा। तो इम्प्रूविंग फार्मर इनकम करने में जो है मदद करेगा। ठीक, हाईएस्ट एवर जो एक्सपोर्ट हुआ है ये अचीव हुआ है आपका, क्योंकि हमने चावल एक्सपोर्ट किया है, वीट एक्सपोर्ट किया है, शुगर एक्सपोर्ट किए हैं, सीरियल मोटा अनाज एक्सपोर्ट किया है, और मीट के प्रोडक्ट्स जो है एक्सपोर्ट किए हैं। इसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग मरीन जो है वो बढ़ा है, $50 बिलियन का जो है मार्क क्रॉस कर गया। ओवरऑल एक्सपोर्ट हम लोगों ने पीछे पड़ा था, $400 बिलियन जो है का पास कर गया है। वो भी पहली बार हुआ है भारत के इतिहास में, इकोनॉमिकल इतिहास में। ठीक, तो डबलिंग फार्मर इनकम 2022 तक का था, जो अब इम्प्रूविंग बोला जा रहा है। एलिमिनेटिंग मीजल्स एंड रुबेला, इसका बताइए कौन सा साल है, 2023 है, 24 है, 25 है, 26 है, क्या है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका जनरल स्टडीज पेपर 3, इकोनॉमी संबंधित। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये मैंने आप लोगों को पीछे पढ़ाया भी था
कि इसमें 5 किलो जो है आपका राइस दिया जाता है, वीट दिया जाता है हर आदमी को, हाउस होल्ड को नहीं, इंडिविजुअल को दिया जाता है। और 1 किलो दाल भी दी जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक, पुअर हाउस होल्ड को, इतना ध्यान रखना बस। और ये जो है इन एडिशन टू होता है जो फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत 3-2-1, यानी कि 3 रुपये में राइस, 2 रुपये का जो है आपका जो है गेहूं और 1 रुपये का मोटा अनाज दिया था, उसके एडिशन में दिया जा रहा है। और ये 26 मार्च से चालू हुआ था 2020, जब संपूर्ण लॉकडाउन भारत में लगाया गया था महामारी कोरोना से बचने के लिए। और इसमें जो ये गल्ला जो है फ्री में दिया जा रहा था फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, और जो गरीब हैं वो और जो है मतलब उनको सबसे ज़्यादा इस पर इफेक्ट होने वाला था, उनको बचाव करने के लिए। तो इतना सराहनीय कार्य किया है, ठीक। तो जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसने भारत की यहाँ पे तारीफ करी है और उसने कहा है कि इसकी वजह से पॉवर्टी, जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है, वो नहीं बढ़ी, 0.8 लेवल तक ही रही। अगर नहीं करते तो 1.05% से ज़्यादा बढ़ जाती। और काफ़ी अच्छा काम किया पॉवर्टी एलिविएशन, मतलब पॉवर्टी को हमने बढ़ने नहीं दिया है। इसी साथ आप लोग क्वेश्चन का जवाब दीजिए, SDG कौन सा गोल है पॉवर्टी से संबंधित, ठीक है। SDG गोल आज आप लोग पूरा रिवाइज करिएगा, जो कमेंट मैंने करने के लिए कहा है वो जरूर बताइएगा। IMF ने हमें जो है यहाँ पे सराहनीय की है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF का मेन काम होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला, जो है ना, अगर कोई इसमें ट्रेड डेफिसिट हो जाता है या फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है आपका बिगड़ जाता है, तब IMF हेल्प करता है, ठीक, जैसा कि उसने 1991 में किया था, ठीक है। और भी कई सारे क्वेश्चन मेरे दिमाग में आते रहते हैं, जैसे वॉशिंगटन कंसेंसस क्या था, ठीक। तो ये थोड़ा सा जो है डीप में, खैर कमेंट करके बताइए वॉशिंगटन कंसेंसस क्या था। ये जो है 1991 के टाइम पे नेशनल न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो आई थी उसमें पूछा जाता है, ठीक। मेंस में क्वेश्चन पूछ सकता है, LPG रिफॉर्म में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने बताया कि सराहना करते हुए कि उन्होंने एक चीज़ बड़ा अच्छा क्लेम यहाँ पर दिया है। अब ऐसा लग रहा है जैसे कि IMF नहीं बोल रहा है कि यहाँ केंद्र सरकार बोल रही है, लेकिन जो उन्होंने बोला वो ये बोला है कि देश में 2014 से 19 के बीच में सबसे तेजी से पॉवर्टी डिक्लाइन हुई है। अच्छी बात है, IMF बोल रही है, अंतर्राष्ट्रीय एक संस्था बोल रही है। अब इसमें अब अपोजिशन तो कुछ अब कहेगा कि भैया हो सकता है कि IMF को भी उन्होंने, हमारी जो केंद्र सरकार है उसने कुछ कर दिया। खैर, सोशल सेफ्टी नेट जो है हमारे यहाँ, जो आपका सामाजिक सुरक्षा जाल है, ये काफ़ी अच्छा है। अगर ये ना होता तो पैंडेमिक में भारत में काफ़ी ज़्यादा बड़ा जो है दिक्कत आती। बाकी जो मैंने आप लोग बता दिया, 26 मार्च से चालू हुआ था 2020 से। ध्यान रखना, इसको ऑपरेट कौन करता है, संचालित कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आता है। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी। फैमिली जिसके पास राशन कार्ड हो, ये एक और इसमें कंडीशन है, ठीक। तो चलिए यहाँ पे जो है हमारे कुछ मॉड्यूल हैं UPPSC से रिलेटेड, UPSC संबंधित, देख लीजिए। कोई डाउट है तो आप 9650347272 पे हमसे बात कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 6 बजे। तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।